Hello, friends, and welcome to the Hindu analysis for 4th of January 2024। तो आपको एक खुशखबरी दे दें कि द हिंदू ने जो है इंटरनेशनल एडिशन जो है अपना पब्लिश करना शुरू कर दिया है। और ये आज से ही शायद शुरू किया है इन्होंने। तो आज हम ये इंटरनेशनल एडिशन ही डिस्कस करेंगे। बाकी जो लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वो स्टेट का एक एडिशन देख सकते हैं। उसमें जो स्टेट के पेजेस होते हैं स्टेट की न्यूज़ से रिलेटेड, वो आप एक बार अलग से नज़र मार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले फ्रंट पेज पे देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूज जो है दैट इज 103 किल्ड इन ट्विन ब्लास्ट एट मेमोरियल इवेंट इन ईरान। तो ईरान में जो है बेसिकली जो साहिब अल जमान मोस्क थी उसके नियर ये जो है दो एक्सप्लोजन्स हुए थे इन द ईरानियन सिटी ऑफ करमान। तो वहां पे बेसिकली जो बॉम्ब्स थे वो क्राउड में एक तरह से एक्सप्लोड हुए हैं करमान में, हमने बताया। जहाँ पे बेसिकली जो लोग थे वो कमेमोरेट कर रहे थे, जो जनरल कासिम सोलेमनी थे उनकी किलिंग एनिवर्सरी को एक तरह से वो कमेमोरेट कर रहे थे। और जो खमेनी हैं वहाँ के प्रेसिडेंट जो है ईरान के, उन्होंने बोला है दैट ही वाज अ हार्श रेस्पॉन्स नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग टुडे, जो है उनको इसको एक तरह से डिक्लेयर किया जाता है। लगभग 103 पीपल जो है उनको माना जा रहा है कि उनकी डेथ हुई है इन ईरान। जैसे ये दो मैम जो है क्विक सक्सेशन में इन्होंने स्ट्रक किया है, जो अभी बताया हमने। जो क्राउड थी वो स्लेन जनरल कासिम सोलेमनी जी को है जो है एक तरह से कमेमोरेट कर रही थी उनकी किलिंग एनिवर्सरी पे, ठीक है ना। जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अयतुल्लाह अल खमेनी जी, उन्होंने ब्लेम किया और बताया कि एविल एंड क्रिमिनल एनिमीज जो है उनको ब्लेम किया है। और अटैक के लिए जो उन्होंने हार्श रेस्पॉन्स की जो है वो बात की है। सेकंड जो है और आज की जो बहुत इंपॉर्टेंट एक खबर वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है सेबी का जो प्रोब चल रहा था। ये जो अडानी वाली जो अडानी वाले जो केस चल रहा था उसमें उन्होंने एक तरह से सेबी के प्रोब को अपहोल्ड करते हुए जो है जो हिंडनबर्ग्स की जो रिसर्च थी उसको जो है स्पॉटलाइट में ला दिया, उसके कंडक्ट को जो है स्पॉटलाइट में ला दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इट ट्रेंड द स्पॉटलाइट ऑन द कंडक्ट ऑफ हिंडनबर्ग रिसर्च और डायरेक्ट किया है सेबी को एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ऑफ द सेंटर टू प्रोब। और ये भी कहा है इफ नेसेसरी टेक सुटेबल एक्शन इफ द लॉसेस सफर्ड बाय इंडियन इन्वेस्टर्स ड्यू टू द शॉर्ट पोजीशन टेकन बाय द यूएस बेस्ड फर्म इन द अडानी ग्रुप थ्रू यूएस ट्रेडेड बॉन्ड्स एंड नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व एनी इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ। अगर कोई भी आपको इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ नजर आता है तो आप सूटेबल एक्शन जो है वो ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और क्या बोला है एक तरह से समराइज कर लेते हैं की टेक अवेज क्या क्या रहे हैं इस जजमेंट में जो अडानी हिडनबर्ग का ये केस रहा है, हिंडनबर्ग सॉरी। तो सेबी को डायरेक्ट किया, हमने बताया कि इन्वेस्टिगेट कीजिए आपको, और जो भी शॉर्ट पोजीशन ले गई है हिंडनबर्ग के दोबारा अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऑफ लो हुआ है तो फिर साथ साथ जुडिशरी का जो रिव्यू है जुडिश रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या पॉलिसीज का या सेबी का, उसने बोला है कि जो जो सेबी की जो फ्रेमवर्क या पॉलिसीज रेगुलेटरी हैं वो लिमिटेड हैं टू चेक इफ देयर इज एनी मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो सेबी प्रोब है उसको कॉम्प्रिहेंसिव बताया है और उसने लगभग 22 आउट ऑफ 24 इन्वेस्टिगेशंस जो अगेंस्ट अडानी ग्रुप थे उनको जो है उन्होंने कंप्लीट किया है, ठीक है ना। साथ साथ जो थ्रेशोल्ड है टू ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम सेबी टू अनदर एजेंसी इज नॉट प्रेजेंट। तो ये जो डिमांड चल रही थी कि आप उसको ट्रांसफर कीजिए सेबी से जो है सीबीआई वगैरह या जो किसी दूसरी एजेंसी के लिए मांग की जाती है, उसको खारिज कर दिया एक तरह से। Petitioners did not verify the OCCRP findings. It cannot be used as conclusive proof or credible evidence against a statutory regulator। कि जो जो बात की जाती है OCRP की फाइंडिंग्स की, तो उसको बोला है कि ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है और इस तरह से ये क्रेडिबल एविडेंस भी नहीं है किसी स्टैट्यूटरी रेगुलेटर का, क्योंकि सेबी आपको पता है एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटर है हमारा, जो सिक्योरिटीज हैं जो भी एक्सचेंजेस हैं शेयर्स हैं उन सब मार्केट को ये कंट्रोल करता है। जो एलिगेशन है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ द जस्टिस एम सप्रे कमेटी, उनको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। तो ये की आउटकम्स रही हैं जो ये डिसीजन आया है उसमें, ठीक है जी। तो इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखते हैं। क्या इम्पोर्टेंट खबर है कुछ न्यूज़। एक ये ज़रूर है, एक बहुत अच्छी आज की रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट ने, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उन्होंने हाई कोर्ट्स को बोला है एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, डू नॉट समन गवर्नमेंट ऑफिशियल एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। कि आप एकदम से जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को समन नहीं कीजिए। तो बेंच ने बोला है कोर्ट शुड इशू नोटिस फर्स्ट, सबसे पहले कोर्ट को नोटिस देना चाहिए और एक्सप्लेनेशन सीक करनी चाहिए उनके एक्शंस के लिए जो भी ऑफिशियल्स हैं। इट कॉल्स फॉर जजेस हियरिंग अ केस टू नॉट बिलिटल अथॉरिटीज हु अपीयर इन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ समन। और ये भी बोला है कि जो लोग इन पर्सन अपीयर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस समन, उनको आपको बी लिटिल नहीं करना चाहिए। तो डिसीजन जो है 3 साल बाद आया आफ्टर द टॉप कोर्ट ओरली ऑब्जर्व्ड दैट जजेस कैन नॉट बिहेव लाइक एम्परर्स।
ऑलरेडी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे ऑब्जर्व किया था कि जो जजेस हैं वो एम्प्रेस की तरह बिहेव नहीं कर सकते। समनिंग ऑफिशियल्स एज ए रूटीन मेजर, कि रूटीन मेजर्स में जो है ऑफिशियल्स को वो समन कर देते हैं। तो ये साथ-साथ ये भी बोला कि ऑफिशियल्स को बिलिटल मत कीजिए, उनको ऐसे मत दिखाइए। जो डेरोगेटरी रिमार्क्स फ्रॉम द बेंच अबाउट द ऑफिशियल्स फिजिकल अपीयरेंस, एजुकेशनल बैकग्राउंड और सोशल स्टेटस शुड बी अवॉइडेड। ये जो है हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने ये सजेस्ट किया है। ठीक है ना? Courts can seek the personal appearance of an official in complex issues, requiring expert evidence or in non-adversarial adjudication, including those concerning policy issues. इन सब इंस्टांसेज में जो है आप उनको पर्सनल जो उनकी अपीयरेंस है उसको आप बोल सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस पर्सनल उसको बुला सकते हैं, लेकिन जो पर्सनल प्रेजेंस है ऑफिशियल की, इट नीड नॉट बी रिक्वायर्ड इफ द इश्यूज कुड बी सेटिस्फैक्टरली एड्रेस्ड बाय द perusing गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और एफिडेविट। अगर सिर्फ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स और एफिडेविट्स को पेरूज करने से अगर सेटिस्फैक्टरी एस्टेब्लिश हो जाती है कोई चीज या एड्रेस हो जाता है इशू, तो और जरूरी नहीं है कि उनको पर्सनल प्रेजेंस के लिए बुलाया जाए। ठीक है ना? तो बहुत ही अच्छा है एक तरह से जजमेंट जो है, या जो बात कही गई है उसके लिए स्टेप अच्छी डायरेक्शन में है ये। नेक्स्ट इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन्स नीड्स टू बी एड्रेस्ड, से सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है वेडनेसडे को कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है प्रिजनर्स का, सेग्रीगेशन होता है मैनुअल वर्क अमंग देम अकॉर्डिंग टू कास्ट हायरार्की, और जो ट्रीटमेंट होता है इनमेट्स का फ्रॉम द डीनोटिफाइड ट्राइब्स एज हैबिचुअल ऑफेंडर्स within the four walls of the prisons across India was a very important issue that needs to be addressed। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जो मैनुअल्स हैं उनके हिसाब से काम करना चाहिए, ऐसे कास्ट बेस्ड उनको हायरार्की नहीं बनानी चाहिए वहाँ पे, और जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनको एक तरह से हैबिचुअल ऑफेंडर्स बता रखा है। ठीक है ना? उन सब चीज़ों को एक तरह से एड्रेस करने की ज़रूरत है, ये भी बोला है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट इज 50% ऑफ द साइबर क्राइम प्लेन्स ओरिजिनेट इन चाइना, पॉकेट्स ऑफ कंबोडिया एंड म्यांमार। तो एक ये डाटा जो दिया है ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C जिसको हम जानते हैं एमएचए के अंडर आती है, इसने एक चीज ये बताई है, इनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उन्होंने बोला है कि लगभग 50% जो साइबर क्राइम के कंप्लेंट्स होते हैं वो रिसीव होती हैं नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पे हर दिन। वो उनका जो ओरिजिन अगर आप देखें तो वो या तो चाइना में होता है या कुछ कुछ जो है वो पॉकेट्स ऑफ कंबोडिया म्यांमार में, कुछ मतलब कुछ कंबोडिया म्यांमार, और ज्यादातर जो है वो चाइना में उनका जो है वो रहता है सेंटर, मतलब ठीक है। ऑन एवरेज जो है 5000 साइबर कंप्लेंट जो है रजिस्टर होती हैं एवरीडे कंट्री में। ठीक है ना? तो कंट्री में लगभग 5000 जो है वो पर डे कंप्लेंट्स आती हैं साइबर से रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड। ठीक है? आगे देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉब्स ऑफ टू सीबीआई शुड बी डन ओनली इन रेयर केसेस, टॉप कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो वेडनेसडे की अभी ये रूलिंग आई थी, ये बोला है कि while it does indeed have the ability to transfer a probe to Central Bureau of Investigation or even form a स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, की ये जरूर है, एबिलिटी है और पावर भी है कि वो चाहे तो किसी प्रोब को जो है सीबीआई को कर सकता है या फिर इवन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भी सौंप सकता है, लेकिन ये जो पावर है इट शुड ओनली बी एक्सरसाइज स्पेरिंगली एंड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। ये बहुत रेयर केसेस में ही यूज करनी चाहिए, और जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई सिचुएशन तो उस टाइम ही इसको जो है यूज करना चाहिए। जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है उन्होंने बोला है कि द कोर्ट शुड नॉट ऑर्डिनरीली सप्लांट एन अथॉरिटी व्हिच हैज बीन वेस्टेड विद पावर टू इन्वेस्टिगेट। कोई अथॉरिटी जिसको पावर है इन्वेस्टिगेट करने की, उसको सप्लांट करने की ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में जरूरत नहीं है। सच पावर्स मस्ट नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय द कोर्ट इन द एब्सेंस ऑफ कोजेंट जस्टिफिकेशन इंडिकेटिव ऑफ ए लाइकली फेलियर ऑफ जस्टिस। और ये जस्ट ऐसे ही ऑर्डिनरी सिचुएशन में नहीं है, जब तक कोई ऐसा कोजेंट जस्टिफिकेशन नहीं मिल जाता है कि भाई लाइकली फेलियर हुआ है जस्टिस का, तब तक ये पावर जो है वो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ये जो है उन्होंने बोला है। फिर दूसरी बात ये बोले कि जो ओनस है वो पिटिशनर्स पे होना चाहिए जो सीक कर रहे हैं ट्रांसफर, कि भाई इस एजेंसी से आपको उस एजेंसी को ट्रांसफर करना है, तो उनको ऊपर होने से कि वो प्रोड्यूस करें स्ट्रॉन्ग एविडेंस इंडिकेटिंग दैट द करंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैड पोर्ट्रेड इनएडिकेसी इन द इन्वेस्टिगेशन और प्राइमा फेसी अपीयर टू बी बायस्ड। ये प्राइमा फेसी या तो वो बायस्ड है या वो इनकैपेबल है, या एक तरह से बोल सकते हैं इनएडिकेट है, इनएडिकेसी दिख रही है उसमें इन्वेस्टिगेशन में। तो ये ओनस किसके ऊपर है प्रूव करने का? ये उस पिटिशनर के ऊपर है जिन्होंने केस ट्रांसफर करने की जो है पिटिशन दायर की हुई है, रिक्वेस्ट की हुई है। ठीक है ना? तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है अडानी वाले में वो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरस बोला है टू सेबी, ये कांग्रेस का कहना है। एक बार आप समरी देख लें क्या क्या हुआ इवेंट्स की।
ये आप एक बार चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे इसको आप देख सकते हैं। मेजर इवेंट जो हुए हैं कोर्ट बैटल में, जब से हिंडनबर्ग रिसर्च जो है पब्लिश हुई थी, उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी ये अडानी ग्रुप वाले वर्ष में, तो उसको आप देख सकते हो। तो जनवरी 24 2023 में ये जो हिंडनबर्ग की रिसर्च है पब्लिश हुई थी, जिसमें रिपोर्ट में रिलीज किया गया था कि जो अडानी ग्रुप है उसने मैनिपुलेट किया अपने शेयर प्राइसेस को। फिर फरवरी में जो है पीआईएल पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में फॉर डायरेक्शन टू सेट अप ए कमिटी लेड बाय रिटायर्ड जज टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशन। फिर मार्च 2 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से पूछा टू प्रूव विद इन 2 मंथ्स एलिगेशंस ऑफ स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन एंड एनी लैप्सेज इन रेगुलेटरी डिस्कोर्स। उसके बाद मई 17 को सुप्रीम कोर्ट ने जो सेबी को टाइम दिया अगस्त 14 तक टू सबमिट अ रिपोर्ट रिगार्डिंग इट्स प्रोब इनटू द एलिगेशन ऑफ स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन। फिर नवंबर 24 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट जो है रिजर्व कर दिया ऑन ए बैच ऑफ प्लीज कंसर्निंग द अडानी हिंडनबर्ग रो ऑन एलिगेशन स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन। और जनवरी 3 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जो है जजमेंट दिया जिसमें रिफ्यूज किया उसने टू ट्रांसफर द प्रोब इनटू द एलिगेशंस ऑफ स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन टू ए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। एसआईटी को ट्रांसफर करने की जो मांग कर रही थी उसको खारिज कर दिया है, उसको रिफ्यूज कर दिया है। ये अभी तक की टाइमलाइन हुई है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यस, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। 55% पेशेंट्स को जो एंटीबायोटिक दिया जाती है ओनली एज ए प्रिवेंटिव मेजर उनको दी जाती है, ये सर्वे में एक पता चला है। तो अभी तक जो हम समझते थे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो थोड़ी सी यहाँ पे इस केस में एंटीबायोटिक्स दिए जाने के केस में थोड़ी सी उल्टी नजर आती है। की रीजन जो है एंटी माइक्रो रेजिस्टेंस का वो ये है कि एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट यूज किया जा रहा है एंटीबायोटिक्स का। ये एनसीडीसी के सर्वे में जो है वो पता चला है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक सर्वे कराया है। एनसीडीसी क्या है? ये नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसने जो सर्वे कराया उसमें ये बात पता चली है। तो ओवर हाफ ऑफ द ऑलमोस्ट 10,000 पेशेंट जो सर्वे किए गए हैं उनको एंटीबायोटिक जो है वो जस्ट प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर दिया है, वो प्रिवेंट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए रादर देन टू ट्रीट इट। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए नहीं दी गई, जस्ट उसको प्रिवेंट करने के लिए दी गई है। तो मेजर थ्रेट ये पता है डब्ल्यूएचओ पहले भी आइडेंटिफाई कर चुका है, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो वन ऑफ द टॉप थ्रेट्स है पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो और बढ़ रहा है इसी के चलते। तो ये जो है एक तरह से सोचने का विषय है। जो एनसीडीसी है वो आपको ध्यान रखना है, वो नोडल एजेंसी है इंडिया के नेशनल प्रोग्राम ऑन एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंटेनमेंट, ऑफ विच वन ऑफ द की कंपोनेंट इज द सर्विलांस ऑफ एंटीबायोटिक यूसेज। इसका एक कंपोनेंट क्या है? एंटीबायोटिक जो यूसेज है उसका सर्विलांस करना, ठीक है ना। तो एनसीडीसी के अकॉर्डिंग जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का वो है ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स विद अप्रोक्सीमेटली हाफ और मोर हॉस्पिटल्स यूजिंग एंटीबायोटिक्स इनअप्रोप्रिएटली। लगभग आधे से ज्यादा हॉस्पिटल्स जो हैं एंटीबायोटिक्स का यूज इनअप्रोप्रिएट तरीके से, इनअप्रोप्रिएटली या ओवर यूज कर रहे हैं। वो एक मेजर रीजन है एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस होने का, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। साइंस में आज जरूर आया है CO2 लेवल्स जो हैं किसी भी प्लेनेट में के एटमॉस्फेयर में वो इंडिकेट करते हैं हैबिटेबिलिटी को। तो यहाँ पे न्यू रिसर्च हुई है, उसमें दिखाया गया है कि जो लोअर अमाउंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की किसी भी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में कंपेयर टू दैट ऑफ इट्स नेबर्स, जो नेबरिंग प्लेनेट है उनके कंपैरिजन में जिसमें लोअर CO2 होती है, तो वो हिंट करती है कि वहां पर जो लिक्विड वाटर उस पे प्लेनेट पे प्रेजेंट हो सकता है। तो रिसर्चर्स ने ये भी बोला है कि जो ड्रॉप है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स में रिलेटिव टू द नेबरिंग प्लैनेट, तो वो इंप्लाई करता है एक पॉसिबल एब्जॉर्प्शन ऑफ द गैस बाय एन ओशन और आइसोलेशन बाय बायोमास ऑन ए प्लैनेटरी स्केल। तो ये फाइंडिंग्स में ये दोनों चीजें पता चली हैं, एक तरह से बताई गई हैं। और साथ साथ ये भी बताया कि जब हम कंपेयर करते हैं अमाउंट ऑफ CO2 इन डिफरेंट प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर, अलग अलग प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में जब CO2 के लेवल को अमाउंट को हम कंपेयर करते हैं, तो हम इस चीज को यूज कर सकते हैं न्यू हैबिटेबिलिटी सिग्नेचर के रूप में, और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन प्लैनेट्स को जिन पे ओशंस होते हैं या जो मोर लाइकली हैं जो लाइफ को सपोर्ट कर सकें। तो ये जो रिसर्चर्स है इन्होंने ये बोला कि CO2 लेवल्स को एग्जामिन करने से दूसरे प्लैनेट्स का और उनकी हैबिटेबिलिटी को मेजर करने से ये रिवील कर सकता है इनसाइट्स अबाउट द अर्थ एनवायरमेंटल टिपिंग पॉइंट, कि अर्थ का एनवायरमेंटल टिपिंग पॉइंट कब आ सकता है और जो कार्बन लेवल्स हैं उन टिपिंग पॉइंट्स पे क्या-क्या रहे हैं जिससे हमारा प्लैनेट जो है अनहैबिटेबल बन सका, ठीक है ना, या बन सकता था, ठीक है ना। तो ये जो हैबिटेबिलिटी सिग्नेचर की हमने जो बात की थी, ये डिवाइस किया है टीम ने, और ये एक सर्व कर सकता है एज ए बायो सिग्नेचर की तरह भी, क्योंकि इससे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो भी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैप्चर करते हैं, तो इसको एज ए बायो सिग्नेचर भी यूज किया जाता है। ये जो हमने हैबिटेबिलिटी सिग्नेचर ये अभी जो मतलब साइंटिस्ट ने जो है टीम ने जो है ये आइडेंटिफाई किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है मून टू यूरोपा की बात हुई है। 6 स्पेस मिशन जो है वो एक्साइट होने वाले हैं 2024 में। तो आपको सभी को पता है 2023 जो है वो एक इम्पोर्टेंट ईयर रहा है स्पेस मिशंस के, और जो नासा का ओसाइरिस रेक्स मिशन ने जो है सैंपल लेके आया था एस्टेरॉइड से,
ठीक है ना। इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन गया था लूनार साउथ पोल को, जिसने एक तरह से एक्सप्लोर किया, और 2024 जो है वो एक अनदर एक्साइटिंग ईयर जो है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में रहने वाला है। नए मिशन है कुछ नासा के अंडर, आर्टेमिस प्लान के अंडर, और कमर्शियल लूनार पेलोड सर्विस इनिशिएटिव्स भी हैं जो मून को टारगेट करेंगे। वहीं मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन मिशंस भी हैं सितंबर में, यूरोपा का क्लिपर और हेरा है अक्टूबर में, और आर्टेमिस 2 और वाइपर जो है मून के लिए मिशन है नवंबर में, ठीक है ना। जब सब कुछ अगर प्लान के हिसाब से रहा तो ये टोटल 6 मिशन हैं जो कि 2024 में एक तरह से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूरोपा क्लिपर है, तो नासा जो है वो लॉन्च करेगा यूरोपा क्लिपर, जो एक्सप्लोर किसको करेगा, जुपिटर के लार्जेस्ट मून को, यूरोपा को, ठीक है ना। वन ऑफ जुपिटर लार्जेस्ट मून जो है यूरोपा, उसको जो है वो बेसिकली एक्सप्लोर करेगा। तो अर्थ के मून से थोड़ा सा छोटा है, और लेकिन इसका सरफेस जो है यूरोपा का किसका बना हुआ है, आइस का बना हुआ है। आइसी सेल के नीचे जो है यूरोपा ये माना जा रहा है कि लाइकली हार्बर करता है साल्ट वाटर ओशन को, और जो साइंटिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं उसमें जो है ट्वाइस एज मच वाटर जो है हो सकता है एज ऑल द ओशंस हियर ऑन अर्थ कंबाइंड। जितना अर्थ के ऊपर कंबाइंड वाटर है उससे दुगना जो है वाटर उसके अंदर माना जा रहा है उतना हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मिशन रहने वाला है एक तो। उसके बाद जो आर्टेमिस सेकंड मिशन जो है उसका लॉन्च की बात है। आर्टेमिस प्रोग्राम है जो अपोलो की ट्विन सिस्टर को ग्रीक में माइथोलॉजी में माना जाता है आर्टेमिस, उसके ऊपर है। तो नासा का प्लान है ये कि वो मून पे वापस जाएगा और ये ह्यूमंस भेजेगा मून फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1972। 1972 के बाद जो है ह्यूमंस को फिर से भेजेगा, जिसमें फर्स्ट वुमेन भी जो है और फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर, ठीक है ना, उनको भी जो है भेजने की बात चल रही है, ठीक है ना। इसमें लॉन्ग टर्म के प्लान भी हैं कि सस्टेन्ड प्रेजेंस इन स्पेस दैट विल प्रिपेयर नासा फॉर इवेंचुअली सेंडिंग पीपल इवन फर्दर टू मार्स। कि उसके बाद सस्टेन ये भी है कि आगे इवेंचुअली जो है मून से भी आगे मतलब मार्स तक भेजने के जो है वो एफर्ट किए जाएंगे, ठीक है ना। आर्टेमिस 2 जो है, उसके बाद वाइपर है, टू हंट वाटर ऑन द मून। वाइपर जो है, वाइपर की फुल फॉर्म आप याद रखें, वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। ये भी रोबोट है जो कि साइज है इसका लगभग गोल्फ कार्ट के बराबर, और नासा जो है इससे जो है यूज करेगा टू एक्सप्लोर द मून साउथ पोल इन लेट 2024। ओरिजिनली शेड्यूल हुआ था ये 2023 में लॉन्च होने के लिए, नासा जो है मिशन को पुश बैक कर दिया है कंप्लीट होने से, और इसको जो है अब आगे जो है वो भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो वाइपर जो है बेसिकली अब जो है नवंबर 2024 में जो है वो लॉन्च होएगा। फिर है लूनार का ट्रेल ब्लेजर और प्राइम वन। तो नासा ने इन्वेस्ट किया है क्लास ऑफ स्मॉल लो कॉस्ट प्लानिटरी मिशन, जिनको सिंप्लेक्स बोलते हैं, जो स्टैंड करते हैं स्मॉल इनोवेटिव मिशंस फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। ये मिशन बेसिकली कॉस्ट सेव करेंगे, और जितने भी अदर लॉन्चेज हैं जिनको राइड शेयर बोलते हैं या सेकेंडरी पेलोड होते हैं, उनको भी एक तरह से ये इनके साथ भेजा जाएगा, ठीक है ना। इसका ट्रेल ब्लेजर का एग्जांपल जो है वो लूनार ट्रेल ब्लेजर जैसे वाइपर है, ठीक है ना। और ये भी वाटर के लिए ही देखेगा मून पे, जैसे कि वाइपर देखने वाले, जैसे ट्रेल ब्लेजर जो है वो भी मून पे वाटर के लिए एक्सप्लोर करने के लिए भेजा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जाक्सा मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन, सभी को पता है जाक्सा जो है एमएक्स मून मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन मिशन जो है, ये फोबोस और डिमोस जो मार्स के मून हैं उनको स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा, ठीक है ना। अ, और जो जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जाक्सा, वो इस पे ये भेजने वाली है रोबोटिक मिशन, जिसको मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन बोला जाता है एमएमएक्स, और इसकी लॉन्च जो है ये भी सितंबर 2024 में प्लान की गई है, ठीक है ना। और ये एक फोबोस सरफेस पे जो है लैंड भी करेगा और साथ में वहां से सैंपल कलेक्ट करेगा, उसके बाद वो अर्थ पे लौट के आएगा। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी उसका हेरा मिशन है ये, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, टू रिटर्न टू द डाइडमोस डिमोर्फोस एस्टेरॉयड सिस्टम दैट नासा's डार्ट मिशन विजिटेड इन 2022। तो इस पे जाने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेरा मिशन होने वाला है, ठीक है ना। तो यही सारे मिशन हैं इंपॉर्टेंट जो 2024 में जो हैं होने वाले हैं, स्पेस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे देखते हैं एडिटोरियल में आ जाए स्ट्राइकिंग फियर। तो जो ड्राइवर्स की स्ट्राइक चल रही है ये टेस्ट है फॉर सिवियरिटी ऑफ हिट एंड रन क्लोज इन न्यू पैनल कोड। तो ये हम सबको पता है जो इशू है वो अब ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का कंसर्न बन गया है रादर देन रनिंग द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इसमें जो है बेसिकली जो पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट या टर्म जो है वो जो बेसिकली है वो किस पे लागू होने वाला है, जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड ड्राइवर्स उनके लिए है। इट मे appear that a strike against a law that makes penal provisions concerning hit and run accidents more stringent is unjustified, especially in the context of road accidents becoming a leading source of fatalities in the country. लेकिन it has also drawn attention to the question whether there was a case for increasing the jail term for accidents from 2 to 5 years in all cases and to 10 in the case of failure to report them to the authorities.
तो ये चीज़ है दोनों। सेक्शन 106 जो बीएनएस का है, भारतीय न्याय संहिता, वो रिप्लेस करेगा सेक्शन 304 ए ऑफ द आईपीसी, जिसमें बेसिकली पनिशमेंट थी फॉर कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट दैट डज नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। तो ये केस अब जो रिप्लेस होकर वो 106 बन गया है। जो एग्जिस्टिंग सेक्शन था वो प्रोवाइड करता था केवल 2 साल के जेल टर्म को, लेकिन जो नया सेक्शन आया था उसमें 3 कंपोनेंट है बेसिकली। पहला तो ये है कि वो प्रिस्क्राइब करता है प्रेजेंट टर्म अप टू 5 इयर्स, ठीक है ना? और बिसाइड्स ए फाइन ड्यू टू रैश और नेग्लिजेंट एक्ट्स। दूसरा जो है ये प्रोवाइड करता है रिड्यूस्ड क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर्स ऑफ 2 इयर्स इन जेल इफ डेथ ऑकर्ड इन द कोर्स ऑफ ए मेडिकल प्रोसीजर। और जो सेकंड क्लॉज है वो ये कंसर्न है रोड एक्सीडेंट्स के रिगार्डिंग, ये है कि अगर जो पर्सन इन्वॉल्व है रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग में, अगर वो बिना रिपोर्ट करे जो है एस्केप कर जाता है मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को बिना रिपोर्ट करे, तो इंसिडेंट के जस्ट बाद, तो इम्प्रिजन जो है वो 10 इयर्स तक जो है एक्सटेंड हो सकता है। तो यही जो इश्यू है इसके ऊपर जो है बेसिकली ये जो स्ट्राइक चल रही है वो चल रही है, ठीक है ना? लेकिन ऑथर ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लास्ट में बोली है कि मैनी एक्सीडेंट्स जो हैं वो पुअर रोड कंडीशंस की वजह से भी होते हैं। तो जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या केवल लॉ जो है वो फोकस कर रहा है प्रेजेंट टर्म्स को रेज करने में, या कॉम्प्रिहेंसिव एक्सीडेंट प्रिवेंशन पॉलिसी पैकेज जो है वो बनाने पे ध्यान देना चाहिए, जो कवर करे इम्प्रिजनमेंट को, कंपनसेशन और सेफ्टी को भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छा क्वेश्चन जो है ऑथर ने यहाँ पे पूछा है। बिलो टू नेतन्याहू, तो जो सुप्रीम कोर्ट है इजराइल का, उसने डिसीजन दिया है, स्ट्राइक डाउन किया है लॉ पास्ड बाय द नेसेट लास्ट ईयर। नेसेट क्या है? ये वहाँ की पार्लियामेंट है इजराइल की, ये ध्यान रखेंगे आप। और जिसमें बेसिकली जो ये जो लॉ था वो सॉर्ट कर रहा था टू लिमिट द जुडिशरीज पावर इज अ क्लियर सेटबैक टू द गवर्नमेंट टू प्राइम मिनिस्टर। जुडिशरी की पावर को लिमिटेड करने की बात की जा रही थी, लेकिन उसको स्ट्राइक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है ना? तो ये गवर्नमेंट के लिए वहाँ की जो है वो एक तरह से ब्लो या सेटबैक का काम किया है इसमें। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो इसमें जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स है वो तो क्लेम करेंगे कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि वो बेसिक लॉ पे जो है रूल कर सके, क्योंकि इसने ऐसा पिछली बार पहले भी कभी नहीं किया है। लेकिन जो कोर्ट है उसमें सिटिंग जो हुई थी उसमें फुल पैनल बैठा था जज का, 15 जजेस बैठे थे पहली बार, और हिस्टोरिक ये जजमेंट रहा जिसमें 12 टू 3 के वोट से जो है जो पावर थे टू रूल ओवर द बेसिक लॉ वो पास की गई है एक तरह से। और 8 जजेस अगेंस्ट 7 डिसेंटर्स जो है उन्होंने रूल किया है इन फेवर ऑफ स्ट्राइकिंग डाउन द लॉ दैट स्केप्ट द रीजनेबिलिटी स्टैंडर्ड। तो इसको बोला है रीजनेबिलिटी डॉक्ट्रिन जो है वो यूनिक नहीं है, ऐसा बात नहीं है सिर्फ इजराइल में हुई है, इजराइल कोर्ट में हुई है। ये पहले भी और लिबरल डेमोक्रेसी है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूके, वहाँ पे भी असेस कर चुके हैं रीजनेबलनेस ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजंस को। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल के कोर्ट में पहली बार ये किया है। जो इजराइल का फार राइट गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है कि वो बैलेंस रहे फेवर इन द फेवर ऑफ नेसेट व्हिच इज डोमिनेटेड बाय राइट विंग प्रो सेटलर एंड अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन आया है, ये पुट डाउन जो किया है उन्होंने, इसने एक तरह से ब्रेक लगाया है जो ओवरऑल प्लान जो गवर्नमेंट का था उसके ऊपर, ठीक है ना? तो ये एडिटोरियल में है। उसके बाद देखते हैं आईटी सर्च इज अ फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पावर। तो आपको ये ऑथर ने यहाँ बेसिकली जो है वो जो सेक्शन 132 है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसको बेसिकली यहाँ पे बताया है। तो जो प्रोमिस्ड कल्चर है जस्टिफिकेशन का, ग्राउंडेड इन प्रिंसिपल सच एज प्रोपोर्शनलिटी, इट इज रेयरली ऑन शो। तो जहाँ पे एग्जाम्पलीफाइड किया होता है सेक्शन 132 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट को, जो ग्रांट करता है टैक्समैन यानी कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज को अनट्रेमल्ड पुलिस पावर to forcibly search persons and their properties and seize goods found during such a search including money, bullion and jewelry। लेकिन ये मेजर जो है ये केवल तभी अंडरटेक कर सकते हैं where the authorities have among other things a reason to believe that a person has failed to disclose income properly, the purported foundation underlying search is subject to little safeguards under the statutes। तो ये जरूर बोला कि ये तभी कर सकते हैं जब आपके पास रीजन टू बिलीव है कि जो इनकम जो है वो पूरी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं की है। साथ-साथ ऑथर ने यहाँ पे फाइनली ये भी बोला है कि एग्जीक्यूटिव को चाहिए कि एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन टू कन्फर्म टू स्टैट्यूटरी लॉ इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस पॉसिबल, टू दैट एंड ए वारंट फॉर इनकम टैक्स सर्च मस्ट बी फाउंडेड ऑन प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड मस्ट बी अमीनेबल टू द मोस्ट पेनिट्रेटिंग रिगर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कि वो एक तो सबसे बड़ी बात प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, उसमें उस पे फाउंड होना चाहिए, ग्राउंड पूरे प्रॉपर होने चाहिए जिस पे आप ये एक्शन ले रहे हैं, स्टैट्यूटरी लॉ को एक तरह से एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रहे हैं, वो कन्फर्मेटिव होना है स्टैट्यूटरी लॉ के में, और जो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में वो हमेशा बना रहना चाहिए, ठीक है? ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम नीड्स अ फ्रेश इन्फ्यूजन। तो यहाँ पे एक्चुअली उसने बोला है कि जो ब्लड है और उसके वेरियस प्रोडक्ट्स हैं वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द नंबर ऑफ मेडिकल सिनेरियोज, जिसमें शेड्यूल्ड सर्जरीज है, इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं, ये सब थैलेसीमिया, कैंसर या पोस्टमार्टम जो हेमोरेज है, पीपीएच, इन सब में। दिस अंडरस्कोर्स देयर irrepressible significance in upholding patient health across a spectrum of health care needs। तो हेल्थ केयर नीड्स उनमें एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस को दर्शाता है पेशेंट हेल्थ के लिए, ठीक है ना?
जो ब्लड है। लेकिन डब्ल्यूएचओ की अगर देखें तो उसने अटेंशन दी थी ग्लोबल डिस्पैरिटी ब्लड कलेक्शन की। ब्लड कलेक्शन में बहुत सारी डिस्पैरिटी देखने को मिली है। एग्जाम्पल ये था कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 14% जो है डब्ल्यूएचओ अफ्रीकन रीजन में है, लेकिन वहाँ पे कलेक्शन देखें तो केवल 5% है ग्लोबल डोनेशंस का। वहीं सिमिलरली इंडिया के लिए भी बोला है कि इंडिया हैज इम्प्रूव्ड इट्स ब्लड मैनेजमेंट इकोसिस्टम, लेकिन कंट्री जो है स्टिल फेसेज अ पेरिनियल शॉर्टेज ऑफ ब्लड यूनिट्स इम्पैक्टिंग क्रिटिकल हेल्थ केयर सर्विसेज। तो इसी को ये बोला है कि प्रायोरिटाइज करें एक्सेस टू ब्लड एंड इट्स प्रोडक्ट्स रिमेन्स फंडामेंटल टू बिल्डिंग अ रेजिलिएंट ग्लोबल हेल्थ स्ट्रक्चर। अगर आपको रेजिलिएंट ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर बनाना है तो उसके लिए आपको जरूरत है कि आप एक्सेस टू ब्लड जो है उसको प्रायोरिटाइज करा जाए, ठीक है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सही करें। जो शॉर्टेज बताई है इसके सीरियस इंप्लीकेशंस हो सकते हैं ऑन द फंक्शनिंग ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, और अगर एड्रेस नहीं की गई प्रॉम्प्टली तो ये सिग्निफिकेंटली अगर एड्रेस की जाए प्रॉम्प्टली तो ये सिग्निफिकेंटली लाइफ सेविंग्स में हेल्प कर सकती है। इसके लिए ऑथर ने यहाँ पे कुछ मॉडल भी सजेस्ट किया है। तो ऑथर ने एक तो ये बोला है कि पीपीपी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको आपको प्रमोट करना चाहिए, और साथ में हब एंड स्पोक मॉडल को यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि ये एक इनोवेटिव मेथड हो सकता है जहाँ पे हाई वॉल्यूम जो ब्लड बैंक्स है वो हब की तरह काम करें स्मॉलर ब्लड सेंटर्स के लिए जो कि स्पोक्स की तरह काम करेंगे। ये जो मॉडल है ये पार्टिकुलरली रिलेवेंट है रिसोर्स कंस्ट्रेंट सेटिंग्स इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में, क्योंकि वहां पे वो एड्रेस करेगा जो क्रिटिकल गैप्स हैं ब्लड अवेलेबिलिटी में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उनको ये यहाँ पे एड्रेस करेगा और साथ साथ गैप्स को फुलफिल करेगा और साथ साथ एनहांस करेगा एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी और ब्लड एंड इट्स प्रोडक्ट्स। और जैसे कि क्योंकि हम जानते हैं सेल्फ लाइफ जो ब्लड की और उसके प्रोडक्ट्स की वो शॉर्ट होती है, तो जो हब और स्पोक मॉडल है ये हेल्प करेगा ऑप्टिमाइज करने में यूटिलाइजेशन ऑफ द ब्लड एंड इट्स प्रोडक्ट्स इन बाय द स्मॉलर ब्लड सेंटर्स, ठीक है ना। फाइनली सजेशंस भी दिए ऑथर ने कुछ यहाँ पे कि जैसे ही कोविड-19 पैंडेमिक गया है, तो हमें जो है ग्लोबल डेवलपमेंटल रोड मैप की तरफ अलाइन होना चाहिए और इक्विटेबल और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ध्यान देते हुए हमें जो हेल्थ पैराडाइम है उसको हमें उसके अकॉर्डिंग जो है शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। क्योंकि ब्लड और उसके प्रोडक्ट जो है सेंट्रल है मॉडर्न मेडिसिन में। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं उनको स्टेप्स लेने चाहिए और स्ट्रेंथन करना चाहिए ब्लड मैनेजमेंट इकोसिस्टम को। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि जो प्रोएक्टिव एंगेजमेंट है इंडस्ट्रीज से या एक्टिव पार्टिसिपेशन सिटीजनरी का, वो पिवटल एस्पेक्ट होगा इस कंसर्टेड एफर्ट में, इस ब्लड मैनेजमेंट इकोसिस्टम को अच्छा बनाने में, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं प्राइवेट बैंक्स ऑन हाउसिंग लोन स्पीड। तो डाटा पॉइंट में बताया कि 99% हाउसिंग लोन रेसिपिएंट जो है वो अपने ड्यू टाइम पे दे देते हैं। तो यहाँ पे सितंबर 2021 तक जो है जो शेयर रहा है लोन्स का गिवन टू इंडस्ट्रीज जो है वो डोमिनेट कर रहा है विद ओवर 30% लोन शेयर जो है वो इंडस्ट्रीज को जो है वो दिया गया है। इसमें पर्सनल लोन्स की अगर बात करें तो जो प्राइवेट बैंक्स ने दिया है वो ग्रू करा है ईयर ऑन ईयर 17.8% सितंबर 2021, 18.8% सितंबर 22 एंड बाय रिमार्केबल 52.6% सितंबर 2023। तो ये ग्रोथ रेट बताई है जो पर्सनल लोन्स दिए गए हैं प्राइवेट बैंक्स के द्वारा ठीक है ना, प्राइवेट बैंक्स के द्वारा। फिर दूसरा जो कंपैरिजन की वो दिखाया कि जो पर्सनल लोन्स की कैटेगरी अम्ब्रेला है उसमें भी हाउसिंग लोन्स जो है वो डोमिनेट करते हैं। जो 50% जितने भी पर्सनल लोन्स दिए गए हैं उनमें से पब्लिक बैंक्स जो है वो हाउसिंग के लिए जो है वो दिए गए हैं और उनको जो ग्रोथ है वो 13.5% ईयर ऑन ईयर रही है। वहीं पे 47.3% जो पर्सनल लोन्स है जो प्राइवेट बैंक्स ने दिए वो हाउसिंग लोन्स दिए गए हैं और उनकी जो ग्रोथ है ईयर ऑन वो है 87.4%। फिर अगर इन दोनों को मिलाएं तो सितंबर 2023 तक जो है 48.7% जो पर्सनल लोन्स थे वो सभी बैंकों ने जो हाउसिंग लोन्स के रूप में दिए हैं, तो लगभग 50% हो गए। और जो ईयर ऑन ग्रोथ रही है वो रही है 40.7%। ये जो टोटल डाटा है वो प्राइवेट वाला डाटा है और वो पब्लिक बैंक्स वाला डाटा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर साथ-साथ जो सितंबर 2023 तक जो ओनली 0.9% ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग हाउसिंग लोन्स गिवन बाय प्राइवेट बैंक्स हैड टर्न्ड बैड। तो जो बैड लोन्स हो जाते हैं या एनपीए हो जाते हैं वो केवल 0.9% है इन केस ऑफ हाउसिंग लोन्स। वहीं जो 1.9% बैड लोन्स है इन क्रेडिट कार्ड रिवर्सिबल, 1.6% है व्हीकल लोन्स और 2.7% है एजुकेशन लोन। तो सबसे कम जो बैड लोन्स या एनपीए हो रहा है वो हाउसिंग लोन्स ही है। तो इसलिए जो है बाकी सबका जो है वो इससे ज़्यादा ही है। तो यही डाटा पॉइंट में आज बताया गया है। नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग द पीस पैक्ट विद उल्फा। हमें पता है अल्फा के साथ जो पीस पैक्ट है वो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट जो है वो साइन हो गया है। तो उल्फा क्या था? कुछ नहीं था। उल्फा जो है एक बाय प्रोडक्ट था एंटी फॉरेनर्स असम एजिटेशन का, जो कि 1979 में शुरू हुई थी और एंड हुई है विद द साइनिंग ऑफ असम अकॉर्ड इन अगस्त 1985। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है उल्फा शुरू कब हुई और खत्म कब हुई। फिर जो ग्रुप है ये took a decade to recruit fighters and train its members in Myanmar, China and Pakistan before striking with a series of abductions and executions। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया 1990 में विद एन ऑफेंसिव कोड नेम्ड ऑपरेशन बजरंग जो है और
चलाया गया और बैन कर दिया गया उल्फा को। तो ये ऑपरेशन का नाम याद रखना, वो बजरंग चलाया गया था और इसके द्वारा 1990 में ऑपरेशन चलाया गया था और बैन कर दिया था इसके बाद उल्फा को। और जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन हुआ है उसमें ये बताया कि जो उल्फा है वो एग्री हुआ है टू रिनाउंस वायलेंस, डिसआर्म, disband the armed organizations, vacate their occupied camps and participate in peaceful democratic processes established by law। तो ये शर्तें जो है उल्फा ने एग्री की हैं। चैलेंज क्या रहने वाले हैं आगे, तो सबसे पहले तो ये कि लास्टिंग पीस जो है वो एलबीबी एलयूसिव है अनलेस बरुआ एंड सम 200 फाइटर्स ऑफ हिज उल्फा आई ग्रुप टेक टॉक टू। जब तक इंडियंस ट्रूस की बात नहीं कर लेते शांति की, तब तक जो है आप एक तरह से इल्यूसिव मानिए लास्टिंग पीस को, क्योंकि उल्फा ही जो है वो ऑपरेट करता है हाइडआउट्स हैं जिनके सागाइंग डिवीजन है म्यांमार में। वहीं जो बरुआ है वो बिलीव किया जाता है कि ये बेस्ड है म्यांमार चाइना बॉर्डर में। और रिपीटेडली उसने ये बोला है कि टॉक्स विद द इंडियन ऑक्यूपेशनल फोर्सेज वुड बी मीनिंगलेस विदाउट डिस्कसिंग द सोवरेनिटी ऑफ असम। लेकिन वही है कि चीफ मिनिस्टर जो है ये उन्होंने ये बोला है कि जो सोवरेनिटी है उसकी बात ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि कोई भी जो है असम में वो सिसीड नहीं करना चाहता इंडिया से। लेकिन ये जरूर कहा है उन्होंने कि जो बरुआ को कन्विंस करने के एफर्ट जो है या नेगोशिएशन पे लाने के लिए वो कंटिन्यू रहने वाले हैं। तो चैलेंजेस यही हैं कि उनके साथ कैसे जो है वो कन्विंस उनको किया जाए, नेगोशिएशन की जाएंगे। व्हाई इज अपस्किलिंग नेसेसरी फॉर द रूरल यूथ? तो क्यों जरूरी है रूरल यूथ को अपस्किल करना? तो फार्मिंग जो है मेन सोर्स होता है रूरल लाइवलीहुड का, ये हम सब जानते हैं। जो चिल्ड्रन है फ्रॉम मेनी रूरल फैमिलीज सप्लीमेंटिंग देयर फैमिलीज इनकम बाय वर्किंग ऑन फैमिली ऑन फार्म। और बहुत से बच्चे जो फैमिली ऑन फार्म पे ही वर्क करते हैं गाँव में, आपने अक्सर देखा होगा। The current vocational education landscape in rural India is interspersed with industrial training institutes (ITI) जिनको हम बोलते हैं to upskill rural population but with little to no placement opportunity। वो जरूर उसको ट्रेनिंग जरूर देते हैं IITI में, लेकिन उनके पास बहुत ही कम प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड होती हैं। लेकिन अगर आप इफेक्टिव रूरल एजुकेशन रखेंगे तो ये जरूर, ये मतलब इसको ऐसे होना चाहिए, इट शुड बी टेलर्ड सच दैट टेक्निकल एज वेल एज लाइफ स्किल्स नीडेड टू एम्पावर यूथ इन दीज एरियाज बिकम एक्सेसिबल टू देम थ्रू फॉर्मल एजुकेशन। कि वो उनको फॉर्मल एजुकेशन थ्रू जो है एक्सेसिबल हो सके। इस तरीके से आपको उनको एजुकेशन जो है टेलर्ड या रूरल एजुकेशन आपको इस तरीके से इफेक्टिव बनानी होगी। ठीक है ना? आगे देखते हैं। जो एक्सप्लोजन जो हुए हैं शिप के पास हुए बाब एल मंडे में, तो इसमें आपको याद रखना है बाब एल मंडे स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करता है अरेबियन पेनिनसुला को हॉर्न ऑफ अफ्रीका से। पहली इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि बाब एल मंडेब जो है वो कनेक्ट करती है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ। तो ये दो बात आपको याद रखनी है। बाब एल मंडेब स्टेट जो है वो रेड सी को कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ एडन के साथ, और जो सेपरेट करती है वो अरेबियन पेनिनसुला को हॉर्न ऑफ अफ्रीका से। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ है तो देख लेते हैं। यस, यूके हाई अलर्ट पे है। स्टॉर्म हैंक जो है वो डिसरप्ट कर रहा है डे टू डे लाइफ को। तो स्टॉर्म हैंक जो रिलेटेड है वो यूके से है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। दिसंबर का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्लो हुआ है 18 मंथ्स लो पे, पीएमआई सर्वे में बताया गया है। जो एचएसबीसी इंडिया पीएमआई सर्वे करती है परचेजर मैनेजर्स इंडेक्स को, इसने पॉइंट किया न्यू ऑर्डर्स एक्सपेंडिंग एट वीकेस्ट पेस इन ईयर एंड ए हाफ। तो डाटा सिग्नल ये कर रहा है कि जनरल लैक ऑफ प्रेशर ऑन द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एट थर्ड क्वार्टर एंड। वहीं पे आउटस्टैंडिंग जो बिजनेस वॉल्यूम्स है वो मार्जिनली राइज करी हैं, लेकिन उन्होंने भी न्यू जॉब्स के लिए जो है रिटेल रूम दिया गया है। ठीक है ना? तो जो मैन्युफैक्चरिंग परचेज मैनेजर्स इंडेक्स है वो दिसंबर के लिए स्लिड हो गया है 54.9 पे फ्रॉम 56 इन नवंबर 2023। ठीक है ना? तो आगे तो कुछ नहीं, स्पोर्ट्स में जरूर है कि पहले एक दिन में जो है 23 विकेट जो है टेस्ट मैच में वो पहले ही दिन गिरे हैं, तो ये भी एक रिकॉर्ड बना है। तो वही है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो ये था आज का टोल डिस्कशन। ये आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और नोट्स आपको बताया आप खुद से प्रिपेयर कीजिए, और अगर डिस्कशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और बाकी इसके साथ शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू।